नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं 24 साल का हूँ और महाराष्ट्र के छोटे से गांव से हूँ। यह मेरी पहली स्टोरी है जो मेरी सगी चाची और मेरे बीच घटना घटी है। मेरे चाची का नाम सोना है और मैं उनका नाम से ही बातें करता हूँ। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रंग है। वो बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिखती है। उनका फिगर 32, 28, 34 का है। जो भी देखे उन्हें सुंदर अनुभव का मन ही करे। हमारा संयुक्त परिवार है। हम सब एक साथ ही रहते हैं। हमारे घर में मेरे दादा दादी, मेरे पापा और हम दो भाई और दो चाचा और सोना है। एक दिन हुआ यूँ कि चाचा की शादी के 3 महीने बाद काम के सिलसिले में मुंबई चले गए और वही काम करने लगे। चाचा के जाने के बाद सोना चाची उदास रहने लगी। चाचा से रात में फोन पर सोना चाची की बात होती थी, पर नई नवेली दुल्हन अनुभव के बिना कितने दिन रहेगी। घर में मैं सोना चाची के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो चाचा के मुंबई जाने के बाद सोना चाची के बेड पे पलंग पर हम और सोना दोनों ही सोते थे। हम रोज़ 10 बजे टीवी देखकर सब अपने अपने कमरे में सो जाते। तब तक मेरे मन में सोना के लिए कोई गलत विचार नहीं था। लेकिन एक दिन रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सोना बिल्कुल बेपर्दा होकर दीवार के पास खड़ी थी और अपनी भावना को हाथों से सुंदर अनुभव कर रही थी। वे अपने व्यक्तिमत्व जैसे कोई एक हाथ से स्पर्श कर रही थी और सिसकरियाँ ले रही थी। मैं उन्हें देखने लगा, पर उस वक्त मैं हैरान हो गया जब मैंने उनसे मुंह से अपना नाम सुना। वे अपनी हाथों से सुंदर अनुभव लेते हुए मेरा नाम लेती हुई बड़बड़ा रही थी। सब देखकर मैं हैरान हो गया और मेरी भावना अंदर से उछल कूद करने लगा। थोड़ी देर बाद चाची के जीवन से रंगों की बरसात हो गई और पुनः सो गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाथरूम में जाकर सोना को याद करके हाथों से सुंदर अनुभव का मजा लेकर सो गया। दूसरे दिन से चाची के लिए मेरी नज़र बदल गई। अब मैं सोना को सुंदर अनुभव देने का प्लान बनाने लगा और सोचते सोचते एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैं खाना खाने के तुरंत बाद सोना के बेडरूम में जाकर सोने का नाटक करने लगा। सोना काम निपटाकर रात के करीब 10 बजे आई और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं जगा हुआ था लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। सोना ने जब देखा कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ सोना ने जब देखा कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ तो उन्होंने 2-3 बार मुझे धीरे से हिलाकर जगाने की कोशिश की। राज, ओ राज, उठ न, सही से सो जा। लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोली और गहरी सांसें लेते हुए सोने की एक्टिंग जारी रखी। जब सोना को यकीन हो गया कि मैं वाकई में गहरी नींद में हूँ तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। कमरा बिल्कुल शांत था, बस टीवी की हल्की रोशनी और पंखे की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। सोना ने दरवाज़ा की कुंडी लगाई, लाइट ऑफ की और आकर पलंग पर मेरे पास लेट गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लग रहा था सोना को इसकी आवाज़ सुनाई न दे जाए। मेरे अंदर उत्सुकता और घबराहट दोनों का बवंडर चल रहा था। सोना करवट लेकर मेरी तरफ मुड़ी। अंधेरे में भी मैं महसूस कर सकता था कि उनकी नज़रें मुझ पर टिकी है। कुछ मिनटों तक वो मुझे ही देखती रही, शायद यह पक्का करने के लिए कि मैं सच में सो रहा हूँ या नहीं। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे माथे पर बिखरे बालों को बहुत ही नज़ाकत से समेटा। उनकी उंगलियों के स्पर्श मेरे से रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। सोना ने एक धीमी सिसकी भरी और बहुत ही मध्यम आवाज़ में बुदबुदाई, राज, काश तू समझ पाता कि इस घर में तेरे बिना मेरा दिल क्यों नहीं लगता। यह सुनते ही मेरे अंदर का उत्साह 2 गुना हो गया
अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरी सोना भी उसी एहसास से गुजर रही है जिसे कल रात मैंने देखा था। सोना ने धीरे से अपनी चादर को थोड़ा हटाया। गर्मी का मौसम था और उनके जिस्म की तपन अपने इतने करीब होने की वजह से साफ महसूस कर सकता था। तभी मैंने जानबूझकर सोते सोते करवट बदलने की नाटक किया और अपना एक हाथ उनके ऊपर इस तरह रख दिया जैसे मैं नींद में अनजाने में करवट ले रहा हूँ। सोना एकदम से सहम गई। वे अपनी जगह स्थिर हो गई और उनकी सांसें थम गई। सोना की रुकी हुई सांसें धीरे धीरे फिर से चलने लगी। जब उन्हें लगा कि मैंने सच में नींद में ही हाथ रखा है तो उन्होंने मुझे हाथ हटाने की कोशिश नहीं की। मेरा हाथ उनके बिल्कुल करीब था और उनकी धड़कनों की तेज रफ्तार में मैं साफ महसूस कर सकता था। सोना ने बड़े ही प्यार से और हिचकिचाहट के साथ अपने कांपते हाथों से मेरे हाथ को धीरे से सहलाया। कमरे में छाए सन्नाटे में उनकी गहरी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने भी नींद का ढोंग जारी रखते हुए धीरे से अपनी उंगलियों में थोड़ी हलचल की और अपने चेहरे के उनको करीब ले आया। सोना चाची इस अचानक हुए स्पर्श से पूरी तरह सिहर उठी, लेकिन उन्होंने मुझे दूर ढकलने के बजाय खुद को और करीब कर लिया। अंधेरे में उनकी आंखें बंद थी और उनके ओठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उन्होंने बेहद मध्यम आवाज़ में फिर से मेरा नाम पुकारा, राज। लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा खिंचाव और तड़प थी। मैंने अपनी आंखें बंद रखे रखे ही धीरे से अपना चेहरा उनके गले की तरफ कर लिया। सोना का पूरा शरीर कांपने लगा था और उन्हें लग रहा था कि यह सब मैं गहरी नींद में अनजाने में कर रहा हूँ, जबकि मैं अपने मास्टर प्लान की सफलता का पूरा मजा ले रहा था। सोना की बेहाली और उनके शरीर की गर्मी अब चरम पर पहुँच चुकी थी। जब मेरा चेहरा उनके गले के पास पहुँचा तो उनकी गर्म सांसें मेरे गालों से टकराने लगी। सोना ने अब खुद पर से सारा नियंत्रण खो दिया था और उन्हें लग रहा था कि नींद में डूबा हुआ राज अनजाने में उनके इतने करीब आ गया है। उन्होंने धीरे से अपने दोनों हाथों को मेरी पीठ पर रख दिया और मुझे खुद से और कसकर चिपका लिया। उनकी बंद आंखों से एहसास के कुछ बूंद छलक आए थे और उनके ओठ बार बार मेरे कान के पास आकर बस यही बड़बड़ा रहे थे, राज तू कितना भोला है, काश तुझे पता होता। मैंने नींद का नाटक जारी रखते हुए धीरे से अपने दूसरे हाथ को भी उनकी कमर पर लपेट दिया और अपना सिर उनकी छाती की तरफ झुका दिया। सोना के मुंह से एक जोरदार सिसकी निकली, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया ताकि घर में किसी और को आवाज़ न चली जाए। उनका पूरा वजूद इस मीठे एहसास में पिघल रहा था। वे अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे अपनी ओर खींचती जा रही थी। मुझे समझ आ चुका था कि अब सोना पूरी तरह से मेरे जाल में आ चुकी है और उनका यह एहसास अब थमने वाला नहीं है। सोना की सांसें अब बेहद तेज हो चुकी थी। कमरे के सन्नाटे में उनकी सिसकारियाँ और दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ और यह सब अनजाने में हो रहा है। इसलिए उनका झिझक और डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सोना ने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया और बड़ी तड़प के साथ मेरे माथों को चूम लिया। उनके ओठों की नमी और गर्माहट से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। इसके बाद मैंने अपने प्लान का अगला और सबसे अहम दाव खेलने का फैसला किया। मैंने गहरी नींद का नाटक करते हुए अपनी आंखें आधी खोली, जैसे कोई नींद में अचानक चौंक कर उठा है। मैंने धुंधली नज़रों से सोना की तरफ देखा और बेहद मासूमियत भरे लहजे में हकलाते हुए पूछा, सोना, आप रो रही है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
सोना एकदम से घबरा गई। उन्हें लगा कि मैं अचानक जाग गया हूँ और उनके इस रूप को देख लिया है। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मेरे चेहरे से हटाया और नज़रें चुराते हुए अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगी। नहीं राज, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोना ने कांपती हुई आवाज़ में कहा और तुरंत मुंह दूसरी तरफ करके लेटने लगी। लेकिन इस बार मैंने उन्हें दूर नहीं जाने दिया। मैंने सोना की कलाई को धीरे से पकड़ लिया। कमरे की हल्की सी रोशनी में सोना ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में डर, शर्म और एक अजीब सी बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने बहुत ही प्यार से कहा, सोना, आप झूठ बोल रही हैं। मैं कल रात से देख रहा हूँ आप बहुत अकेली और उदास है। यह सुनते ही सोना की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सोना के चेहरे की हवैया उड़ गई। वे शौक में मुझे देखती ही रही, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं यह सब कह दिया है। कमरे में कुछ पलों के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। बस पंखे की गुरगुराहट और हमारी तेज होती सांसों की आवाज़ आ रही थी। चाची ने घबराकर अपनी कलाई मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की और हकबकाते हुए बोली, राज, तू क्या बकवास कर रहा है? सो जा शांत से, नींद में बग गया है तू। लेकिन उनकी आवाज़ में वो कड़कपन नहीं था, बल्कि साफ तौर पर डर और पकड़े जाने की झिझक थी। मैंने उनकी कलाई छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। मैं थोड़ा और उनके करीब खिसका और सीधी उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, सोना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैंने कल रात को आपको देखा था और मुझे यह भी पता है कि आप जब अपने हाथों से वो एहसास ले रही थी तो मुंह से किसका नाम ले रही थी। यह सुनते ही चाची का चेहरा एकदम दर्ज पड़ गया। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वे शर्म से अपनी आंखें बंद करके चेहरा दूसरी तरफ घुमा गई। उनका गला सूख चुका था। उनसे एक शब्द भी बोलते नहीं बन पा रहे थे। वे बस दबी आवाज़ में इतना ही कह पा रही थी, राज, प्लीज़ ऐसा मत बोल। तू मेरा भतीजा है, छोटे भाई जैसा है। मैंने मुस्कुराते हुए उनका चेहरा घुमाकर वापस अपनी तरफ किया और बहुत ही प्यार से कहा, सोना, रिश्ते तो अपनी जगह है, लेकिन जो तड़प आपके दिल में है वही एहसास अब मेरे अंदर भी जाग चुका है। आप मुंबई वाले चाचा के इंतज़ार में कब तक यूँ तड़पे की रहेगी? जब मैं यहाँ आपके पास हूँ तो आपको अकेला रहने की क्या ज़रूरत है? सोना चाची की आंखों से शर्म और बेबसी आंसू झलक पड़े। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी सांसों की रफ्तार और मेरे इतने करीब होने पर उनके जिस्म की कंपकपी साफ बता रही थी कि अब उनका दिल मना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। सोना चाची की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर मैंने अपनी उंगली से बहुत ही नज़ाकत से साथ उनके गालों पर बहते पानी को पोंछा और अपनी उंगलियों का स्पर्श उनके चेहरे पर बनाए रखा। सोना चाची ने एक बार फिर से अपनी आंखों बंद कर ली और उनका पूरे शरीर अब भी थर थर काँप रहा था। वे मन ही मन अपने संस्कार और अपनी इस दबी हुई अच्छे के बीच बुरी तरह झूल रही थी। लेकिन मेरे इतने करीब होने की वजह से उनकी बची कुची हिचकिचाहट भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। मैंने बिना एक पल गवाए उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और बहुत ही मध्यम आवाज़ में उनके कान के पास जाकर कहा, सोना, डरने की या शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह कमरे की बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। मेरी इस बात ने जैसे ही उनके दिल के सारे डर को एक झटके में ही दूर कर दिया। सोना चाची ने अपनी आंखें खोली, जिसमें अब डर की जगह सिर्फ एक गहरा एहसास और सालों की तड़प नजर आ रही थी।
उन्होंने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन में डाल दिए और मुझे खींचकर अपने एकदम करीब कर लिया। उनके इस अचानक उठाव कदम से मेरा दिल भी खुशी से झूम उठा। कमरे के सन्नाटे में अब सिर्फ हमारी गहरी होती सांसें और एक दूसरे के जिस्म की घबराहट महसूस हो रही थी। सोना ने अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया और वे सुकून की एक लंबी सांस लेने लगी, जैसे उन्हें सालों बाद कोई अपना और महफूज ठिकाना मिल गया हो। मैंने भी अपनी बाहों का घेरा उनके चारों तरफ कस दिया और उनके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। सोना चाची की सांसों की गति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो लालिमा और चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो एक अधूरी चाहत के पूरे होने के एहसास से आती है। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, राज, अगर किसी को पता चल गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। मैंने मुस्कराते हुए उनके ओठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए सोना चाची, मैं आपको कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। सोना चाची ने मुस्कुराकर अपनी सहमति जताई और मेरे गाल पर अपने कांपते हुए ओठों से एक छोटा सा स्पर्श दे दिया। उस एक पल ने हम दोनों के बीच के सारे फासलों और रिश्तों की दीवारों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद रात के उस शांत माहौल में हम दोनों एक दूसरे की आगोश में सिमटे रहे और बिना किसी डर के उस खूबसूरत पल का आनंद लेते रहे। सोना का पूरा वजूद अब मेरे पास आकर शांत हो चुका था और उनकी आंखों में अपने अकेलेपन से मुक्ति मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे और सुबह होने से पहले सोना चाचू ने बहुत ही प्यार से मुझे जगाया, ताकि घर के बाकी लोगों के उठने से पहले सब कुछ सामान्य दिख सके। उस रात के बाद से सोना चाची का उदास चेहरा गायब हो गया और उनके जीवन में एक नया रंग भर चुका था, जिसकी वजह से अब हम दोनों यह छुपा हुआ रिश्ता और भी गहरा और खूबसूरत होता चला गया। दिन ऐसे ही खूबसूरत एहसासों और नई खुशियों के साथ बीत रहे थे। सोना का उदास चेहरा अब हर वक्त खिलखिलाता रहता था और घर के काम निपटाने के बाद हम दोनों को जब भी मौका मिलता, हम एक दूसरे के साथ हसीन पल बिता लिया करते थे। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन और सुकून भरा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की होती है। हमारी इस सुंदर दुनिया में भी अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। हुआ यूँ कि एक शाम अचानक चाचा बिना किसी को बताए सीधे शहर से गांव आ पहुँचे। उन्हें देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे और सोना चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा के अचानक आने से हमारा रोज का मिलना जुलना पूरी तरह से रुक गया। सोना चाची फिर से अपने पुराने रूम में लौटने की कोशिश करने लगी, ताकि चाचा को या घर में किसी और को जरा सा भी शक ना हो। 2-3 दिन तो ऐसे तैसे गुजर गए, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक रात खाना खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठे बात कर रहे थे। तभी तक चाचा ने दादाजी और पापा के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वे इस बार सोना को अपने साथ मुंबई ले जाने वाले हैं। चाचा ने बताया कि शहर में उनका काम अब अच्छी तरह से सेट हो चुका है और वे वहाँ एक छोटा सा अलग कमरा किराए पर ले चुके हैं। इसलिए अब सोना का गांव में अकेले रहना ठीक नहीं है। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। मैंने तुरंत सोना चाची की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उनकी आंखों में वही पुराना अकेलापन और डर साफ तैरने लगा था। वे चाहकर भी सबके सामने मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक पत्नी के लिए अपने पति के साथ शहर जाना बहुत स्वाभाविक बात थी।
दादाजी और शहर के बाकी सदस्यों ने भी चाचा की बात का समर्थन किया और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। सोना को अब शहर जाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। उस रात जब सब अपने अपने कमरे से चले गए तो मेरा दिल पूरी तरह बेचैन था। मैं जानता था कि सोना चाची भी उसी तड़प से गुजर रही है। देर रात जब घर में सन्नाटा छा गया तो किसी तरह मौका पाकर मैं सोना चाची के कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और सोना चाची अंदर चुपचाप बैठकर आंसू बहा रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे तुरंत उठकर मेरे पास आई और बहुत ही मध्यम आवाज में रोते हुए बोली, राज, अब क्या होगा? अगर मैं शहर चली गई तो हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? मैंने उनके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चुप कराने की कोशिश की। मेरे खुद के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मैं सोना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। मैंने उनसे कहा, सोना चाची, आप हिम्मत रखिए। अगर चाचा आपको ले जा रहे हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन आप यह मत भूलिए कि हमारा यह रिश्ता सिर्फ गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं है। सोना ने रोते हुए अपना सिर में छाती से लगा लिया और हम दोनों उस रात बहुत देर तक एक दूसरे से दूर होने के डर में घूमते रहे। अगले ही 2 दिन में शहर जाने की तैयारियां शुरू हो गई और हर बीतते पल के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चाचा और सोना चाची की गाड़ी मुंबई के लिए निकलने वाली थी। सोना चाची गाड़ी में बैठते वक्त बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रही थी और उनकी आंखों की नमी मुझसे साफ बयां कर रही थी कि वे अपना दिल गांव में ही छोड़कर जा रही है। गाड़ी की ओझल होते ही मुझे पूरा घर खाली खाली लगने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि इस कहानी का अंत यहाँ नहीं हो सकता। मुझे बहुत जल्द सोना चाची से मिलने शहर जाना ही होगा। सोना के मुंबई जाने के बाद घर का हर एक कोना मुझे काटने को दौड़ता था, लेकिन बहुत ही उदासी और बेचैनी में बीत रहे थे। न तो किसी काम से मन लग रहा था और न ही रात को चैन की नींद आ रही थी। सोना का फोन भी दिन में कम ही आ पाता था क्योंकि चाचा के सामने वे खुलकर बात नहीं कर सकती थी। जब भी हमारी थोड़ी बहुत बात होती, सोना बस यही कहती कि उन्हें शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वे हर पल मेरी कमी महसूस कर रही है। ऐसे ही तड़प और इंतजार में कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सोना चाची से मिलने मुंबई जाना ही पड़ेगा। मैंने घर वालों के सामने बहाना बनाया कि मुझे काम के सिलसिले में और अपने आगे की करियर के लिए मुंबई जाना है। दादाजी और पापा ने थोड़ी देर बाद सोचा, फिर मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मुंबई जाने की खबर सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत सोना चाची को फ़ोन करके बता दिया कि मैं 2 दिन बाद मुंबई आ रहा हूँ। यह सुनते ही सोना चाची की आवाज़ में वही पुरानी चमक और खुशी वापस लौट आई। वे खुशी के मारे रो पड़ी और कहने लगी कि वे मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैंने अपनी पैकिंग की और गांव से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सिर्फ सोना चाची का चेहरा और उनसे मिलने का एहसास घूम रहा था। मुंबई पहुंचकर जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो शहर की तेज़ रफ्तार और भीड़ भाड़ के बीच भी मेरा दिल सिर्फ सोना चाची के पास पहुंचने के लिए उतावला हो रहा था। चाचा उस वक्त अपने काम पर गए हुए थे। जैसे कि सोना चाची ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैंने चाचा के लिए एक गए पते पर एक टैक्सी ली और सीधे उनके किराए के मकान की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में मैं उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी।
मैंने भारी दिल और कांपते हाथों से दरवाजा की घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सोना चाची खड़ी थी। इतने दिनों के बाद एक दूसरे को सामने देखकर हम दोनों की आंखें भर आई। सोना चाची ने बिना एक पल गवाए चारों तरफ देखा कि कहीं गली में कोई है तो नहीं, और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही सोना ने मुझे बहुत ही शिद्दत से अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों की तड़प, अकेलापन और दूर रहने का दर्द एक ही पल में आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बहने लगा। मैंने भी उन्हें कसकर अपने सीने से लगा लिया और उनके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा। कमरे में कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बस हमारी तेज होती सांसें और एक दूसरे के करीब होने का एहसास ही महसूस होने लगा था। सोना ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, राज, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे पास आ गई हो। तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। मैं अभी सोना चाची को सांत्वना देने वाला था और हम उस लंबे इंतजार के बाद मिलने की राहत महसूस की कर रहे थे कि तभी अचानक किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। तभी हमें मिले कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक बाहर से मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही हम दोनों के होश उड़ गए। सोना चाची का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया और उनकी सांसें मानो थम सी गई। चाचा का शाम से पहले घर आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी दरवाजे पर कौन हो सकता था। सोना चाची ने कांपते हुए आवाज में फुसफुसा कर कहा, राज, यहाँ तो तुम्हारे चाचा की दस्तक लग रही है। वो इतनी जल्दी काम से वापस कैसे आ गए? सोना चाची की बात सुनकर ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और बाहर से चाचा की आवाज़ सुनाई दी, सोना, दरवाज़ा खोलो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज काम पर जल्दी खत्म करके आ गया। चाचा की आवाज़ सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। सोना शर्म, डर और घबराहट से कांपने लगी। अगर चाचा इस वक्त मुझे इस छोटे से कमरे में सोना के साथ देख लिया तो घर का माहौल पूरी तरह तबाह हो जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। सोना चाची ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अब आगे क्या होगा। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय बचा था। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, आगे की कहानी हम भाग दो में बताने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। इसलिए आप लोग कमेंट में भाग दो ज़रूर लिखिए। अगर 10 कमेंट आ गए तो तुरंत आपको भाग दो देखने मिलेगा। धन्यवाद।